मैं थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में, शीतल भाई, हम लोग तो यहाँ से बैठ के आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि ये वोट चोरी, भाई स्टेट इलेक्शन में बिल्कुल साफ साफ दिखा था कि वोट चोरी है। क्या यहां से बैठ के ये समझा जाए कि ये वोट चोरी अनवरत रूप से चल रही है, या पीपल्स मैंडेट प्लस उनका जो सो कॉल्ड मैनेजमेंट, पैसा खिलाना, पैसा देना, डराना, धमकाना, ये सारा कुछ मिश्रित रूप से है? क्योंकि आज की तारीख में हमको आपको पता है कि बहुत से वोट भी कंट्रोल इस लोकल बॉडी इलेक्शंस के माध्यम से होते हैं। गांव का वोट तो पूरी तरह से लोकल बॉडी इलेक्शन जिसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, उससे बहुत बुरी ठीक से प्रभावित होता है। तो ऐसे में ये परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो दोनों को बराबर बराबर वोट प्रतिशत था। 43.71% था इंडिया गठबंधन, और ये 43.35% था एनडीए। मैं इस लार्जर पिक्चर को जरा शीतल जी, नॉट स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन अब कितने अहम हो गए हैं आगे की पॉलिटिक्स के लिए, शीतल जी? देखिए, इससे दो नतीजे हैं इसके। एक तो जैसा कि अनुमान पहले लगना शुरू ही हो गया था कि देश में अब जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं अस्तित्व में यही रह जाएंगी, और जो रीजनल पार्टियां हैं वो धीरे धीरे उनका मतलब खत्म होता जा रहा है, और वो लगातार छीण होते होते विलुप्त हो जाएंगी या अमृतप्राय जैसी मिलेंगी। कभी कुछ कहीं कोने इधर उधर कहीं कुछ हो गया तो उनको हल्दी लग गई, वरना वो सब अपने अब आखिरी दिन गिनने के उनके वक्त आ गए। कांग्रेस अभी कुछ दिन तक सस्टेन कर सकती है, लेकिन बहुत दिनों तक वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें पार्टी चलाना, चुनाव, संगठन को कायम रखना, इस सब के लिए बहुत जो धन लगता है, वो धन जो है अब बहुत दिक्कत, वो पैरामीटर बहुत है। बीजेपी इसलिए 24 घंटे इलेक्शन मोड में रह सकती है कि उसके पास फ्यूल करने के लिए अपने सिस्टम को बहुत धन है, और उसके पास एक विचार भी है। वो जो उसके पास संगठन है उसमें एक विचारधारा का भी पुट है और साधनों का भी पुट है, दोनों का अच्छा मिश्रण है, और उस मिश्रण का वो बड़ी सफलता से प्रयोग कर रहे हैं। और उनके लक्ष्य बड़े हैं, उनके लक्ष्य हमेशा उनके पीछे एक आइडियोलॉजिकल संगठन आरएसएस के रूप में है, जो उनको और बड़े लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। इस तरह की परिस्थिति न रीजनल पार्टीज में किसी के पास है, और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस उसकी कोशिश करती हुई मिल रही है। अभी उसके पास बहुत सारी चीजों का अभाव है, और उस तरह की सांगठनिक न क्षमता है, न वैचारिक आधार पर जो वो करना चाह रही है वो उस तरह से अपने लोगों में उसकी भावना वो डाल सकी है। इस परिस्थिति का ये हो रहा है कि बीजेपी को लगभग खाली मैदान मिल रहा है, और बाकी सारे लोग जो हैं वो जो चुनौतियां बीजेपी उनके सामने प्रस्तुत कर रही है, जिसमें वो सब भी शामिल है, जो वोट चोरी वगैरह आप कह रहे हैं वो सब शामिल है, लेकिन उन सब का प्रतिकार करने के लिए जो सांगठनिक क्षमता चाहिए, न वो हमें बिहार में दिखी, न कई जगह नहीं दिखी, और जहां वो सब क्षमता थी जैसे केरल, तो वहां नतीजे उनके पक्ष में भी आए। तो ये चीज है अब बहुत, इसलिए इनकी अब पॉकेट्स सीमित हो जाएंगी या होती जा रही हैं, और बीजेपी को हर जगह खाली मैदान मिलता जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ मिलके उसने अपने अस्तित्व को विकसित किया। धीरे धीरे वो परिस्थिति आ गई कि वो शिवसेना से बड़ी पार्टी हो गई, पैन महाराष्ट्र पार्टी हो गई, सब जगह उसकी उपस्थिति हो गई, संगठन हो गया, और उसको फ्यूल करने के लिए उसके पास मुद्दे भी थे। और फिर उससे जब शिवसेना वाला जो अलगाव हुआ, उस स्थिति को भी उसने अपने पक्ष में उसको तोड़ के किया, और अकेले इस परिस्थिति में पहुंच गई कि अल्टीमेटली उस बैसाखी को उसने बैसाखी की ही परिस्थिति में पहुंचा दिया, और अब शायद उसको किसी बैसाखी की महाराष्ट्र में जरूरत नहीं। अब ऐसी स्थिति में जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो जैसा मैंने कहा कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस को अपना भविष्य अगर रखना है तो उसे निश्चित तौर पर अपने कद काठी और चूल चाल में सब परिवर्तन करना होगा, क्योंकि अगर आप ये वोट चोरी का जो मैकेनिज्म है, जिसको आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे है, आप ही उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको रोकने के लिए आपके पास संगठन नहीं होगा जगह जगह, और उस संगठन को फ्यूल करने के लिए धन नहीं होगा, तो आप कैसे लड़ पाएंगे? जो चुनौती इस समय है ये बहुत ही असाधारण है, ये साधारण नहीं है, बहुत असाधारण है, क्योंकि इसमें एक मतलब सांप्रदायिक फर्वर है, और इसके पास हमेशा ही मुद्दा रहेगा,
अब देखिए बांग्लादेश में कुछ हो जाता है तो उससे यहाँ उत्तेजना फैल जाती है, पाकिस्तान में कुछ हो जाता है उससे फैल जाती है। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं दुनिया में जिनमें कुछ न कुछ घटता ही रहता है, वहां नहीं घटता तो कहीं पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया में घटना हो गई। ये सब चीजें जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है दक्षिण पंथ का, आरएसएस बीजेपी के रूप में, उसको हमेशा खाद पानी दे रहा है। दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है, जो समावेशी पक्ष है और समाज में इसके विरुद्ध अपनी राजनीति सबको एक साथ करके चलने की बात करता है, जो भारत की जरूरत है, लेकिन उसका तर्क इतनी घटनाओं और इतने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रभावों की तुलना में कमजोर हो जाता है। और उसको मीडिया का भी कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि मीडिया उसके पीछे लगी हुई है उसको विछंट करने में, और सोशल मीडिया वगैरह से उसको थोड़ा बहुत सांस आती है। तो परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल है। ऐसी परिस्थितियां किसी विपक्ष के सामने इस देश में कभी नहीं रही, क्योंकि इसकी व्याख्या इसके पहले इस तरह से हुई ही नहीं। अब जो स्थिति है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये अच्छी बात है कि इसके बावजूद कांग्रेस मैदान में है, और जो कुछ मैदान में दिखाई देता है वो उसी के नाम पे। शीतल जी, बस चलते चलते एक चीज आपसे पूछ लें, ये जो ये पूरा व्यवस्था बन गई है, और हमारे आपके देखते देखते ये हुआ है कि अब खास करके लोकल बॉडीज डेवलपमेंट फंड जो हो जाता है, एमपी लैड, एमएलए लैड, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या गांव की नगर पंचायत में एक बजट आता है, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं या जो नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, वो सारे सभासदों को, उत्तर प्रदेश में 108 सभासद हैं तो 108 ठेकेदार भी हैं, उनके घर का उनका भाई या लड़का या बहन या पत्नी या किसी के नाम से ठेका चलता है। आपको कभी कभी नहीं लगता है कि सारा पॉलिटिकल सिस्टम को हमने हम उसके कंप्लेन करते हैं? इस पूरी व्यवस्था को जो भी कंसीव किया, जब राहुल गांधी ने पंचायत राज व्यवस्था लागू करने की बात कही, तो ये तो सोचा नहीं गया था कि इतने ठेकेदारों के हिस्से में आप ये कर दे रहे हैं, क्योंकि अब सब ठेकेदार हैं, सबके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, सबका इसीलिए इतना इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए जो पहले होता था ना, सार्वजनिक जीवन में नेताजी जा रहे हैं, इसमें पैसे से थोड़ा ही होता है, इसमें तो लोगों की सेवा करेंगे। अब सेवा नहीं है, ये बिजनेस है। मैं थोड़ी एक इस पे टिप्पणी चाहूंगा। इसीलिए शायद गांव के भी इलेक्शंस अगर आप देखें, लोग बंबई से बुलाते हैं अपने लोगों को, भाई वहां से आओ, यहां से आओ, इतना ज्यादा पैसा आ गया है। तो क्या ज्यादा पैसा आ जाना भी व्यवस्था में, एक तरफ तो हम लोग मानते हैं कि भाई लोकल बॉडीज के पास ताकत होनी चाहिए, लेकिन ये जो ठेकेदारी व्यवस्था भी उससे इनडायरेक्टली, घर की ठेकेदारी, मतलब घर में ही ठेकेदार खड़े किए, उस पर एक टिप्पणी समझना आपको, और दर्शकों को थोड़ा समझा भी दीजिए कि किस तरह से ठेकेदार बढ़ रहे हैं गांव में। देखिए, जो हमारे यहाँ का कैपिटलिज्म है वो क्रोनी कैपिटलिज्म है, और क्रोनी कैपिटलिज्म चाहता है कि सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस तभी होगी जब पूरी सोसाइटी करप्ट हो जाए। तो हमारा पूरा सोशल सिस्टम करप्ट है इस समय। पॉलिटिक्स तो अब कोई आदमी जन सेवा के लिए नहीं करता। जो पहले के पुराने कुछ अतीत पड़े हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें हम सिंबॉलिक तौर पर देख लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। हजारों विधायकों में कोई एक विधायक होगा जो रिश्वत नहीं लेता होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का होगा, सोशलिस्ट रहा होगा, या कोई इंडिविजुअल ईमानदारी होगी, ऐसे अपवाद है। वरना 100% अब सिर्फ और सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई है। और उससे क्या है कि ये सारा जो कैरेक्टर आप देखिए, 86% आपका एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार आपका एमपी जो है वो करोड़पति है। एक देश में जिसमें 100 करोड़ लोगों के पास जीरो परचेजिंग पावर है, 82 करोड़ लोगों को राशन देके जिंदा रखा हुआ है, और जो बाकी 40-42 करोड़ और बचते हैं, उसमें करीब 30% आबादी ऐसी है जिनकी आय में पिछले वर्षों में गिरावट आई है। ऐसे देश में सारे एमपी करोड़पति, सारे विधायक भी करोड़पति, सारे इवन ग्राम प्रधान भी जो है उसी लाइन पे आ गया है। तो अब खत्म है, राजनीति कुछ नहीं है। अब एक मतलब ये सब क्रोनी कैपिटलिस्ट के चट्टे बट्टे हैं। हर आदमी इस देश के जो भी हमारे पास संसाधन है या धन है, जो भी बंटवारा है, उसमें लूट मार करने में लगा हुआ है। देखिए, वहां के एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता चूंकि कमजोर तबके से आते हैं और बोल जाते हैं अपनी बात, मांझी साहब तो ओपनली बोल रहे हैं, सभा में बोले कि सब विधायक लेता है, सब एमएलसी लेता है, सब एमपी लेता है, हमारा भी 10% पड़ा था, चुनाव हो गया तो मांगे उससे, तब 40 लाख दिया बड़ी मुश्किल से। बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमारे चुनाव हुआ था
तो हम तो कितना वोट कम था तो वो फलाना डीएम थे तो उन्होंने हमारा पार करा दिया, हमको बताए होते तो एक सीट उनका कोई हार गया है, हमको बताए होते तो हम इसको ठीक करा देते। तो चुनावों में गड़बड़ी करना, ठेका पट्टी में कमीशन लेना, ये सब अब वो पब्लिक मंच से बोल रहे हैं, वो छिपा ही नहीं रहे, क्योंकि वो उस तरह के भी गरीब तबके से आए हैं, उतने चालाक धूर्त नहीं बने हैं जितना समाज हमारा है उसकी तुलना में। तो वो बातें ओपन में आ गई, जानते सब हैं, जानता तो एक एक बच्चा है कि साहब ये सड़क जो बनती है इसमें 40% है कि 35% है। हर जिला पंचायत में उत्तर प्रदेश में आप देखिए 40-40% के आसपास कमीशन है। तो आप सोचिए कि फिर बाकी क्या, इसीलिए तो सड़क बनती है और उसके बाद कोई गांव वाला कभी वीडियो बनाने के लिए खड़ा होकर हाथ से नोच देता है, सड़क उखड़ जाती है। सब इस तरह की, पूरा देश में पुल गिर रहे हैं, एक एक 1700 करोड़ के पुल बनते हैं, बनते बनते गिरते रहते हैं, कई कई बार गिरते हैं, कुछ नहीं, किसी चीज में अब दरअसल होता कुछ नहीं है ना। तो इसलिए की हम सीमा हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत में दिल्ली से चल के और आसाम तक और नॉर्थ ईस्ट तक जाने वाली दवाओं में अब 80% नकली हो गया है। 80%। कफ सिरप आपने देख ही लिया, कांड यूपी में चल रहा है जिसमें तमाम बच्चों की जान चली गई। तो हम पनीर और दूध में हर साल हम 3 बार 4 बार खबरें पाते हैं त्योहारों के सीजन में मिठाई कि दुनिया भर का नकली पनीर, नकली दूध, नकली घी, और रामदेव जी का घी 25 बार पकड़ा गया, प्रूव हो गया, वो फिर भी घी बेच रहे हैं और फिर भी लोग घी खरीद रहे हैं। तो हम लोग तो कमाल के देश हैं। दवा नकली, खाना नकली, फल नकली, सब्जी पे रंग और सब केमिकल वो करने वाला, वैक्सीन से मौत। हाँ, हम तो उनकी सबकी अब आंकड़े नहीं ले रहे हैं, जो खड़े खड़े आदमी गिर जा रहा है, मर जा रहा है। पता लगा 3 वैक्सीन उसको कोविशील्ड लगी थी, हजारों लोग मर चुके, हम पूछने वाले नहीं। और ये पता नहीं कब महामारी में बदल जाए, और लाखों लोग मरे थे, उनकी कोई गिनती नहीं। हमने अपने आप को अब कोलैप्स कर लिया है। इस कोलैप्स सिस्टम से पता नहीं हम निकल पाएंगे कि नहीं। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि जिसको मौका मिल रहा है वो भाग जा रहा है। 10,000 लोग रूस में मरने के लिए तैयार हो गए, चले गए, मॉस्को पहुंच गए लेबर बना के, इसी हफ्ते अभी कल पहुंचे, नाच रहे हैं वहां क्रेमलिन उस पे। आपको मालूम है कि वहां से सैकड़ों हमारे लोग जो रोजगार तलाशने गए थे उनको फौज में उन्होंने जबरदस्ती डाल के बॉर्डर पे लगा दिया था, और 27 लोग उसमें लाश के रूप में लौटे हैं। दर्जनों वीडियो हैं। इजराइल ऐसे ही भेज दिया था उसको, उसकी शेखी बघारी जा रही थी, मुख्यमंत्री उसका कह रहे थे देखिए हम तो इजराइल 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह भेज रहे हैं, वहां बम गिर रहे थे, मिसाइल गिर रही थी, जान खतरे में थी। तो हम अब इन सब चीजों पर श्रेय ले रहे हैं कि भारत के 5.5 करोड़ लेबर जो है वो सारी दुनिया में जाके मोटा काम करके, ऊंट चरा के, गाय पाल के और बकरी चरा के डॉलर भेज रहे हैं, और हमारा वो किटी जो 140 बिलियन का हो गया है। सरकार इसका भी श्रेय ले सकती है। तो हम कमाल के दौर में हैं। अब देखिए कहां कहां तक ये कमाल जाता है।